ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस क्लास टेस्ट को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का क्लास टेस्ट कवर करेंगे। देखिए, क्लास टेस्ट जो होता है ना, बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट की तरह होता है। इसमें भी टोटल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने के। तो सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा ज़रूर देखिएगा और सेशन के एंड में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार पुलिस क्लास टेस्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट से रिलेटेड इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस क्लास टेस्ट को कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस क्लास टेस्ट। और देखिए, ये जो क्लास टेस्ट होता है ना, बिल्कुल ज्ञान बिंदु का जो बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट था वैसा ही होता है। चलिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है। प्रश्न को जब भी पढ़िएगा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है। गलत कथन पूछा गया है। आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है। और देखिए फ्रेंड्स, आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब ये देखिए, ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का जो क्लास टेस्ट होता है ना, बिल्कुल ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट की तरह होता है। इसमें भी टोटल 100 प्रश्न है सभी सब्जेक्ट से इसमें भी टोटल 100 प्रश्न है। चलिए सब लोग इसका आंसर बताइएगा कि कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। बिल्कुल ये करेक्ट है। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया, ये भी करेक्ट है। और देखिए, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार मिला। ये भी स्टेटमेंट जो है 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है। गलत कथन ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। ये जोड़ा गया था 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ये जोड़ा गया था 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 के संदर्भ में यही स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के सदस्यों के संबंध में कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, ठीक है ना। जिनमें से कौन सा सही सुमेलित है, यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी ये कितनी थी, 389 थी। जिसमें से ध्यान दीजिएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि की संख्या 292 थी, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि की संख्या 4 थी और देशी रियासतों के प्रतिनिधि की संख्या 93 थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में सभी, सारे के सारे यहाँ पर जो है सही दिए गए तीनों। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिलान करना है और मिलान करके यहाँ कूट में से राइट आंसर चयन करना है, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता जो है ये मई 1949 की है। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया तो फ्रेंड्स 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर भी है 24 जनवरी और यहाँ पर भी है 24 जनवरी, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हमें मिलाना पड़ेगा कि कौन सा सही दिया गया। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 26 जुलाई 1947 को, ठीक है। तो ये अब मिला लीजिएगा आप लोग यहाँ से राइट आंसर, ठीक है ना। 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है।
चलिए उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ठीक है ना, अंतरिम मंत्रिमंडल की बात नहीं किया जा रहा है, स्वतंत्रता के बाद पहला मंत्रिमंडल। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, रक्षा मंत्री श्री बलदेव सिंह थे, रेलवे मंत्री जॉन मथाई थे, और विधि मंत्री जो थे ना ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यही वाला जो है आपका गलत दिया गया है। अच्छा, स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें और कौन थे, तो याद रखना है स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी, जो एकमात्र महिला थी, ठीक है ना। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में, और देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको आज ही जो है 2010 से लेकर के 2024 तक में जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने कवर कराया हुआ है, तो जाकर के देख लीजिए, वहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा आपके पेपर में। और ज्ञान बिंदु का 300 महत्वपूर्ण बिहार पुलिस के लिए करंट अफेयर्स मैंने कराया हुआ है, तो इसको भी आप जाकर के देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, बिल्कुल यहाँ पर ये करेक्ट दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये भी सही है। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, ये भी सही है। और देखिए मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को यहाँ पर 91वें नहीं 52वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अभी देखिएगा कि अगर हम बात करते हैं तो क्लासिकल लैंग्वेज जो है सांस्कृतिक भाषा, तो 5 क्लासिकल लैंग्वेज को जोड़ा गया है, कौन कौन से, तो याद रखिएगा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो इस प्रकार से शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है, 11 हो गई है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए छठा प्रश्न करिएगा कि किसका मिलान यहाँ पर गलत दिया गया है, किसका मिलान यहाँ पर गलत है। चलिए एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की हटाने की विधि, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, बिल्कुल यहाँ पर ये करेक्ट दिया गया है, बिल्कुल ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना, महाभियोग। अच्छा संसदीय विशेषाधिकार ये ब्रिटेन से है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आयरलैंड से हैं, और संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं है फ्रेंड्स, ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही जो है गलत है। अच्छा अब देखिए किसका मिलान गलत है, फिर से पूछा जा रहा है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष हैं। तो देखिए गोवा की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स गोवा की स्थापना 1987 में हुई थी, सही है। त्रिपुरा की स्थापना 1972 में हुई थी। और ध्यान दीजिए मेघालय की स्थापना 1970 में हुई थी, 1971 में नहीं हुई थी, मेघालय की स्थापना 1970 में हुई थी। और नागालैंड की स्थापना जो है 1963 में हुई थी। तो कौन सा इसमें से गलत है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत दिया गया है। 1 अप्रैल 1970 को जो है मेघालय का स्थापना हुआ था। चलिए यहाँ पर मिलान करना है और राइट आंसर चुन करके आपको बताना। अब चलिए एक एक करके इसको हम लोग मिला लेते हैं। तो देखिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक में है, तो 1 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह अनुच्छेद हो जाएगा आपका 25 से 28, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और देखिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, तो अनुच्छेद 29-30, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4 ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस रीट के द्वारा किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। यह किस रीट के द्वारा कहा गया है। देखिए सभी सेक्शन का टेस्ट है, यानी कि इसमें आपका सिविक्स अभी चल रहा है, पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री भी मिलेगा, साइंस, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है इसमें। चलिए तो यहाँ पर ये उत्प्रेषण हो जाएगा। और देखिए 5 तरह का रिट जारी करने का अधिकार है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है ये किस सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा अनुच्छेद 40 जो है ना ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, और ये आता है गांधीवादी सिद्धांत के तहत,
ठीक है ना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है, बताएंगे। किसने कहा है नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक? तो फ्रेंड्स ये केटी शाह ने कहा है। किसने? केटी शाह ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित करना है। तो उनके कार्यकाल के साथ अगर सम्मिलित करेंगे तो देखिए चौधरी चरण सिंह की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल है 1979 से 1980। ठीक है ना, यहाँ मैं मिला देता हूँ। HD देवगौड़ा का कार्यकाल है 1996 1997। इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल है 1997-98। चंद्रशेखर जी का कार्यकाल है 1990-91 और विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल है 1989-90। तो अब इसको आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? VBI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है ये कब हुआ था? 1993 में हुआ था। और वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम है। जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम अभी वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। ये भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। विजया रहटाकर जो हैं अभी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वर्तमान में। चलिए देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है ना, 2018 के तहत, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? किस राज्यों में जो है पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? अच्छा, पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना चाहिए आपको। देखिए पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर से किया गया था। अच्छा देखिए ये जो पंचायती राज है ना, इसको संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया था। और 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है ना। अच्छा देखिए किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो देखिए पंचायती राज संस्था जो है कहाँ कहाँ पर नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में नहीं है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा नागालैंड, यहाँ पर ऑप्शन में नागालैंड दिया गया है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और दिल्ली भी आप साथ साथ याद रखिएगा। चलिए देखिएगा कि राज्य के विधान परिषद के सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। राज्य के विधान परिषद, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किसी भी राज्य में विधान परिषद की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित किया गया है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और राज्य के विधान परिषद के सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं तो 1/3 सदस्य, और देखिए 1/6 सदस्य जो है ये राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित प्रश्न पर कौन कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के संबंध में भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। कम से कम किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, ये भी सही है। इन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाता है। और देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है, तो ये गलत दिया गया। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अवकाश ग्रहण करने की सीमा 62 वर्ष है। तो यही वाला स्टेटमेंट जो है सही नहीं दिया गया है, जो कि पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देखिएगा और वर्तमान में भारत के 52वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो याद रखिएगा भूषण रामकृष्ण गवई, और ये भारत के पहले बौद्ध जो है चीफ जस्टिस हैं। देखिएगा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र, गाइड और मार्गदर्शक होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कि CAG हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, निम्नलिखित का एक मित्र, गाइड और मार्गदर्शक होता है। अच्छा वर्तमान में बात करते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन है? तो वर्तमान में भारत के CAG कौन है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स के संजय मूर्ति हैं। कौन है? के संजय मूर्ति हैं अभी वर्तमान में भारत के CAG, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर हम बात करते हैं CAG जो होता है ना, ये किसके मित्र, गाइड और मार्गदर्शक होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति ये संसद की एक समिति होती है, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं।
इसमें जो है 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। चलिए उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, तो देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है ना। सदन के दोनों सदन के, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत, तो लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन इसमें से आपको बताना है, असत्य कथन आपको बताना है। चलिए देखिएगा कि स्थगन प्रस्ताव केवल विपक्षी दल के नेता ला सकते हैं, यही स्टेटमेंट जो है असत्य दिया गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कोई भी संसद सदस्य 60 दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, ये सही है। और देखिएगा कि भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था 1976 में लागू की गई थी। अध्यक्ष संसद सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने का आज्ञा आर्टिकल 120 के तहत देता है। ये वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत है ना, देखिए यह केवल जो है विपक्षी दल के नेता नहीं ला सकता है, यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसे लोकसभा का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। इसका उद्देश्य जो होता है सदन का ध्यान आकर्षित करना है तात्कालिक महत्व के प्रश्नों पर, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है। अब आ गया साइंस का क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के। तो कोशिका का अचल संपत्ति किसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड को। याद रखिएगा न्यूक्लिक एसिड को कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता है। कोशिका के भीतर न्यूक्लिक एसिड जो होता है कोशिका के नाभिक में स्थित होते हैं और अन्य अणुओं की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं घूमते हैं, इसी कारण से इन्हें अचल संपत्ति माना जाता है। अच्छा ग्रेनम पाया जाता है, ग्रेनम कहाँ पर पाया जाता है बताइएगा, ग्रेनम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा ग्रेनम जो होता है ना ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम पाया जाता है। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट कोशिका के अंदर एक अंगक होता है, ठीक है ना, एक बॉडी होता है, एक अंगक होता है। और ग्रेना थाइलाकोइड, ग्रेना यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रेना, याद रखिएगा ग्रेना थाइलाकोइड, ग्रेना थाइलाकोइड, ठीक है ना, ग्रेना थाइलाकोइड नामक एक झिल्लीदार थैलियों के ढेर होते हैं और ये थैलियाँ एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर के ग्रेना बनाती हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं, केंद्रक के विभाजन को। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए केंद्रक का विभाजन और एक कोशिका द्रव का विभाजन है। तो केंद्रक के विभाजन को क्या कहा जाता है, तो केंद्रक के विभाजन को कैरियोकिनोसिस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना। और जीव द्रव का और कोशिका द्रव का जो विभाजन होता है उसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। यहाँ पर साइटोकाइनेसिस देख सकते हैं, यह आपका कोशिका द्रव का विभाजन कहलाता है और केंद्रक का विभाजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा। कोशिका विभाजन 2 चरण में होता है, केंद्रक विभाजन जिसको कि कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है और कोशिका द्रव्य विभाजन जिसको कि साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, सही है। सबसे बड़ा अंगक लवक, बिल्कुल सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा पैलेट गन जो है ना ये एस्फिरोसोम को नहीं कहा जाता है, पैलेट गन जो होता है ना ये राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को। राइबोसोम को अन्य नाम से जाना जाता है, किस नाम से, तो पैलेट गन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा और इसलिए इसको पैलेट गन कहा जाता है क्योंकि 1953 में जॉर्ज पैलेट ने इसको देखा था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आर्किड के यहाँ पर विलोमन उत्तक पाया जाता है, ये नहीं होगा। देखिए आर्किड में वेलामन, यहाँ पर बना लीजिए वेलामन, हिंदी में अंग्रेजी में बना लीजिए VELAMEN, वेलामेन, ठीक है ना। वेलामेन उत्तक पाया जाता है। आर्किड में वेलामेन उत्तक कहाँ पर पाया जाता है, तो फ्रेंड्स देखिए ये पाया जाता है जड़ों में, ठीक है ना। और ये जड़ों को ढकता है और नमी को अवशोषित करता है, तो मूलों में पाया जाता है वेलामेन, ठीक है ना, विलोमन नहीं वेलामेन, यहाँ मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है। अच्छा मृदु उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है, मृदु उत्तक का प्रमुख कार्य बताइए। मृदु उत्तक जिसको कि क्या बोला जाता है,
पैरेन्काइमा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मृदु उत्तक को पैरेन्काइमा भी कहा जाता है। और मृदु उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? तो भोजन भंडारण करना, पौधों को सहारा देना और पौधे के अंगों को एक साथ जोड़ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चालिनी नलिका तथा सहकोशिका पाई जाती है। चालिनी नलिका और सहकोशिका पाई जाती है कहाँ पर बताइए? फ्लोएम में, जाइलम में, मृदु उत्तक में या फिर दृढ़ उत्तक में? तो चालिनी नलिका और सहकोशिका पाई जाती है फ्लोएम में। तो यहाँ पर फ्लोएम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ध्यान रखिएगा, हिस्टामिन क्या है? तो एक तरह का प्रोटीन है जो भाग लेती है। तो हिस्टामिन जो है ना, हिस्टामिन यह आपका एलर्जी प्रतिक्रियाओं में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए वायरस जो होते हैं ये परजीवी होते हैं, सही है। वायरस भोज्य पदार्थ के लिए होस्ट पर निर्भर करते हैं। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बने होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। गलत कथन जो है ऑप्शन डी है, वायरस में श्वसन की क्रिया होती है, ये वाला आपका गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एड्स का कारण क्या है? तो देखिए एड्स का फुल फॉर्म तो पता है ना आपको, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। यह एक गंभीर बीमारी होती है जो HIV वायरस के कारण होती है, ठीक है ना, और यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पर देखिए T4 लिम्फोसाइट की कमी से, यहाँ पर T4 लिम्फोसाइट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है? तो देखिएगा रूबियोला वायरस, खसरा बिल्कुल सही है। चेचक के लिए कौन जिम्मेदार है? वेरियोला वायरस। और छोटी माता के लिए वेरिसेला वायरस। और प्लेग के लिए जो है जिम्मेदार है, इसका नाम है, प्लेग जीवाणु से होता है, ठीक है ना, वायरस से नहीं होता। तो वायरस तो पहले हटा दीजिए। और प्लेग के लिए जो जिम्मेदार है इसका नाम है यर्सिनिया पेस्टिस। कौन सा जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा यर्सिनिया पेस्टिस, ठीक है ना। प्लेग के लिए जिम्मेदार ये जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। अच्छा यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या है? यूग्लिना का भी याद रखिएगा और अमीबा का भी याद रखिएगा। अमीबा का प्रचलन अंग आपको पता है कूटपाद होता है, और यूग्लिना का जो होगा, यूग्लिना का ये फ्लैजेला होगा, फ्लैजेला, FLAGELLA, फ्लैजेला। इसको हिंदी में कसाब कहा जाता है, कहीं कसाब ऑप्शन में दे दे तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एलर्जी के दौरान बनने वाली प्रतिरक्षियाँ यानी कि एंटीबॉडी कौन सी है? एलर्जी के दौरान बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई एलर्जी के दौरान बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा माँ के दूध में मुख्य रूप से कौन सा प्रतिरक्षा पाया जाता है? तो माँ के दूध में मुख्य रूप से इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है। माँ के दूध में मुख्य रूप से इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है, ठीक है, जो कि प्रतिरक्षा है एक तरह का, बच्चों को संक्रमण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खास करके आंतों के संक्रमण में। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। देखिए शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, बिल्कुल। देखिए शैवाल जो होते हैं ना ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। शैवाल यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। तो एक कोशिकीय भी होंगे, दो भी होंगे, तो यानी कि एक और दो दोनों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये आपका टेरिडोफाइटा है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। अच्छा एक प्रश्न और बनता है कि पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। कपास किस कुल से संबंधित है? कपास, तो कपास जो है ना ये किस कुल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये मालवेसी कुल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा मालवेसी ऑप्शन सी में दिया गया है। व्हेल के हृदय कितने चैम्बर के होते हैं? तो मानव हृदय 4 चैम्बर का होता है, उसी प्रकार से व्हेल का हृदय कितने चैम्बर का होता है? तो व्हेल भी एक स्तनधारी है और इसका भी 4 चैम्बर का होगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी मछली वर्ग का नहीं है? इसमें से देखिए मछली वर्ग में कौन सा नहीं आएगा? तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें से स्टार फिश जो है ना ये मछली वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, स्टार फिश। अगला प्रश्न है हमारा कि शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है?
तो शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है? तो शीत निद्रा ऐसी स्थिति होती है जिसमें कुछ जानवर सर्दियों के दौरान अपनी शारीरिक गतिविधियों को धीमा कर देते हैं, जिसमें कि वे ऊर्जा बचाते हैं, और एक प्रकार का गहरी नींद होता है ये, जिनमें उनकी हृदय गति, सांस लेने की दर, शरीर का तापमान, ये सब कम हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मौसम में, सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधियों की स्थिति, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवशोषण करता है? अवशोषण किस गैस का करेगा? तो सिंपल सा कार्बन डाइऑक्साइड का करेगा, CO2 का, ठीक है ना, CO2 का करेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा इसमें से वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में तो आपने क्लोरोफिल पढ़ा ही होगा, बट अब ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल के अलावा, क्लोरोफिल ए और बी, इनके अलावा जैंथोफिल और कैरोटिनाइड्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो उपरोक्त तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया के उपरांत, तो ध्यान दीजिए, देखिए पाचन क्रिया के उपरांत क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज तथा ग्लैक्टोज नामक शर्करा में बदल जाता है, वसा वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं, और प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीनों स्टेटमेंट सही हैं। कार्बोहाइड्रेट हो जाता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज में, वसा हो जाता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन हो जाता है अमीनो एसिड में। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अमाशय में जो है ना कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है पेप्सिन। अमाशय में पाया जाता है पेप्सिन, ठीक है ना, पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन जो होता है ये पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए। बताइएगा पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से, याद रखिएगा विटामिन B3 की कमी से, और विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और पेलाग्रा में क्या होता है कि ऐसी स्थिति होती है जो त्वचा, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। तो उसमें बाहुल्य है एमाइलोज, ठीक है ना, एमाइलोज राइट आंसर हो जाएगा। एमाइलोज एक प्रकार का स्टार्च होता है जो चावल के दानों को एक साथ चिपकने से रोकता है और पकने पर उसको लंबा कर देता है, ठीक है ना, तो एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो फ्रेंड्स ये खनिज जो है ये पोटेशियम है, ठीक है ना। पोटेशियम और मैग्नीशियम वैसे तो दोनों आवश्यक है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेशियम दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कार्डियक नॉच, जिसको कि हृदय खांच कहा जाता है, ये पाया जाता है। तो देखिए कार्डियक नॉच जो है ना ये पाया जाता है बाएं फेफड़े में, या फेफड़े की अगली सीमा पर एक गहरा पायदान होता है जो हृदय शीर्ष यानी कि एपेक्स ऑफ द हार्ट द्वारा बनाया जाता है। तो बस आपको याद रखना है बायां फेफड़ा में, ठीक है। अच्छा देखिएगा कि टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है? टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन जो होता है ये किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स ये श्वसन श्वास नली के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? श्वास नली के द्वारा होता है, और श्वास नली को ही ट्रैकिया कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हिंदी भी याद रखिएगा, अंग्रेजी भी याद रख लीजिएगा। चल देखिएगा कि त्रिदली कंपार्ट, यानी कि इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा इसमें आपका किसके बीच में है, ठीक है ना, त्रिदली कपाट। तो देखिए त्रिदली कपाट जो होता है ना ये किसके बीच में होता है? तो फ्रेंड्स ये दाएं आलिंद और नीले के बीच में। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित रहता है? बताइएगा नेफ्रॉन के किस भाग में? तो फ्रेंड्स ये बोमन कैप्सूल में होता है। उसके बाद चलिएगा कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक, तो फ्रेंड्स इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और आपको पता है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पास्कल बोलते हैं। पास्कल को पीए से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है ल्यूमेन फ्लक्स का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योति फ्लक्स का ये मात्रक है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, ठीक है ना। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट
तो देखिए रॉकेट जो है ना, ये दो सिद्धांत है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण का नियम। याद रखिएगा, रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम और साथ ही साथ संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी कार्य करता है, तो दोनों याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, यानी कि व्युत्पन्न परिणाम की बात नहीं किया जा रहा है, तो नहीं है यानी कि वो फंडामेंटल है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो मूल परिणाम कौन सा है, यानी कि व्युत्पन्न नहीं है, तो पूछा गया कि मूल कौन सा है। तो मूल परिणाम टोटल 7 हैं, आपको पता है ना कौन कौन से, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा और भी हैं, ठीक है ना। तो इसमें से आप देख सकते हैं द्रव्यमान दे रखा है, क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये बार बार पूछा जाता है, यूनिट खास करके आपको ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका यूनिट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 6.67 इंटू 10⁻11 इसका यूनिट होता है, कैपिटल जी से इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक को डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। 56 नंबर है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, बताइए। तो जब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से चलना शुरू करती है तब लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होता है, तो त्वरित गति से ऊपर की ओर, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। और हल्का महसूस होता है त्वरित गति से नीचे की ओर जब आती है। तो देखिए लोटनिक, स्थैतिक और सर्फी घर्षण, ये घर्षण के जो हैं ये आपके टाइप हैं, लोटनिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण और सर्फी घर्षण। पूछा गया है कि के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही क्या होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण में, स्थैतिक घर्षण में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उसके बाद सर्पी में होता है और फिर लोटनी में होता है। तो पूछा गया व्यवस्थित करना है तो सबसे कम लोटनिक का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम लोटनिक का होगा, फिर स्पर्शी का होगा और सबसे ज़्यादा स्थैतिक का होगा। तो ये बढ़ते क्रम में हम इसको सजा देंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि यदि अभिलंब बल दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा, बताइए। यदि अभिलंब बल को दोगुना कर दिया जाएगा तो घर्षण गुणांक क्या होगा। तो आपको पता है कि जो आपका अभिलंब बल दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा। तो घर्षण गुणांक जो होता है ये अभिलंब बल पर निर्भर नहीं करता है, घर्षण गुणांक जो होता है ये अभिलंब बल पर निर्भर नहीं करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये समान रहेगा, ठीक है ना। अच्छा प्रक्षेप्य पथ का आकार कैसा होता है, प्रक्षेप्य पथ का आकार, तो प्रक्षेप्य पथ का आकार जो होता है ये आपका परवलय आकार होता है, यानी कि परवलय होता है, पैराबोला होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, पैराबोला होता है, याद रखिएगा परवलय होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा परवलयकार, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि क्षैतिजतः कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक विमान जो होता है ना, उसको पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसे बम कब गिराना चाहिए। तो लक्ष्य के आगे पीछे ये सब पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि कहने का मतलब है कि 2 से अधिक देशों के साथ वो सीमा साझा करता है। तो ऐसे टोटल यहाँ पर देखिए राज्य भी पूछा गया है और केंद्र शासित प्रदेश भी पूछा गया है। तो इस प्रकार से 3 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये 3 राज्य कौन कौन से हैं, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिम बंगाल जो है नेपाल, भूटान और चीन से सीमा सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश और भूटान से सीमा साझा करता है और अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान और म्यांमार से सीमा साझा करता है। और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से सीमा साझा करता है। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता है सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आपका महाराष्ट्र है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार होता। अच्छा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, बताइए। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा, तो फ्रेंड्स ये बनिहाल दर्रा है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बनिहाल दर्रा है। अगला प्रश्न हमारे कि नीचे दिए गए पूर्वांचल पहाड़ियों पर विचार करिए तथा पश्चिम से पूर्व की ओर इसको सजाना है।
पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन सा, तो फ्रेंड्स ये आपका सबसे पहले आ जाएगा डाफला, ठीक है ना, डाफला आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा मिरी, उसके बाद मतलब हमें पूर्व की तरफ जाना है। उसके बाद आ जाएगा आपका अबोर, उसके बाद आ जाएगा आपका मिसमी, और फिर आ जाएगा पटकाई बुम। ये बुक नहीं है, पटकाई बुम होता है, पटकाई बुम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पटकाई बुम, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बरेला श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। सॉरी, बरेल श्रेणी का, मैं यहाँ पर बता देता हूँ अंग्रेजी में भी, BARAIL, बरेल रेंज, इसको बोला जाता है बरेल रेंज, ठीक है ना, इसको बोला जाता है बरेल रेंज का विस्तार। तो बरेल रेंज का विस्तार मुख्य रूप से असम में है, बट इसका विस्तार नागालैंड और मणिपुर के भी कुछ हिस्सों में है। तो असम, नागालैंड और मणिपुर, त्रिपुरा में नहीं है, पूछा गया नहीं है तो त्रिपुरा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से गलत उत्तर का चयन करें। गलत उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गलत उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ये सही है, ये भी सही है, छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है, ये भी सही है। और शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ये वाला गलत दिया गया है। क्यों? तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख नहीं है, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसूबाई है, कालसूबाई है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा गलत उत्तर है, तो केवल 4, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अच्छा, कुंचिकल जलप्रपात जो है ये बराही नदी पर है कर्नाटक में। जोग या गरसोपा जो है ये शरावती नदी पर है। चूलिया जलप्रपात जो है ना, चूलिया ये स्वर्ण रेखा पर नहीं है, चूलिया चंबल नदी पर है। तो यही वाला गलत है। धुआंधार नर्मदा पर है, ये सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से देखिए किस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, किस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। तो देखिए वेलिंगटन द्वीप जो है ना ये वेमनाद झील में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? तो ये आपका वेमनाद झील में है, ठीक है ना, वेमनाद झील में है। तो वेमनाद राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में से यानी कि सबसे बड़ा, तो इसमें से आप देख करके बताइए, सबसे बड़ा गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद आपका नर्मदा है और महानदी है। तो बिल्कुल ये 1 2 3 4 क्रम से दिया गया है, ठीक है, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से देखिए कौन सी नदी एस्सूरी नहीं बनाती। एस्सूरी नहीं बनाती यानी कि वह नदी क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। एस्सूरी कौन बनाती है? तो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है ना, ये सब एस्सूरी बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा बनाती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें से महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये एस्सूरी नहीं बनाती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स देखिए ये होती है आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, इसको बोला जाता है हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है ना। और ये विक्षोभ भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और भारत के उत्तर पश्चिम भागों में प्रवेश करते हैं, जिससे कि सर्दियों में वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीना कौन सा है? तो तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीना जो होता है ना, तमिलनाडु में अगर बात करते हैं तो देखिए पूछा जाता है एक प्रश्न कि तमिलनाडु के तट पर अधिकतम बारिश कब होती है, सर्वाधिक वर्षा? तो अक्टूबर नवंबर में होती है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर में। तो यहाँ पर देखिए नवंबर दिसंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह तत्व कौन सा है? मतलब भारत की मिट्टी में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सा तत्व है? तो फ्रेंड्स वो जस्ता है, वो जिंक है, ठीक है ना। देखिएगा कि तेजाबी मिट्टी को, तेजाबी मिट्टी यानी कि जो अम्लीय मिट्टी है, ठीक है ना, अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जो है चूना का प्रयोग किया जाता है, और आपको पता है चूना को ही लाइम कहा जाता है, ठीक है ना। चूना और लाइम दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी क्या है? तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको कहा जाता है? तो ये काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और इसमें कपास की खेती बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है। दक्षिण भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के विषय में किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था? फिर से पढ़िए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के विषय में किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि उस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। बताइए ये स्टेटमेंट किसका है?
तो ये स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा अशोक मेहता ने, ठीक है, अशोक मेहता ने लिखा है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन हुआ था 1866 में। दो भाग में बट गया था, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। तो 1866। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए इनका जन्म गुजरात में हुआ था और इनका निधन जो है ना ये दीपावली के दिन हुआ था, याद रखिएगा दीपावली के दिन हुआ था राजस्थान में अजमेर में, ठीक है। तो यहाँ पर 1883 में। चलिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, इसका निर्माण जो है 1902 में इसकी स्थापना किया था स्वामी श्रद्धानंद ने, ठीक है ना, स्वामी श्रद्धानंद ने, ध्यान रखिएगा। चलिए दलित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु किस आंदोलन को आयोजित किया गया था? दलित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु किस आंदोलन को आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये 1924 में वायकम सत्याग्रह जो है इसका आयोजन किया गया था। वायकम सत्याग्रह केरल के त्रावणकोर साम्राज्य में वायकम मंदिर के निषिद्ध सार्वजनिक प्रवेश तक पहुंच के लिए एक अहिंसक आंदोलन था जो कि 1924-25 में चला था। चलिए रहनुमाबाई मजदयान सभा से निम्न में से कौन संबंधित है? रहनुमाबाई मजदयान सभा जिसे धार्मिक सुधार संघ भी कहा जाता है, और देखिए ये पारसी समुदाय के बीच सामाजिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए 1851 में स्थापित किया गया था। किस समुदाय के? तो पारसी, ठीक है। और इसके प्रमुख सदस्य दादा भाई नौरोजी थे, तो यहाँ पर देखिए दादा भाई नौरोजी दिया गया है। उसके बाद नौरोजी फुरदोंजी थे, उनका नाम लिख देता है नौरोजी फुरदोंजी, एक दादा भाई नौरोजी थे और एक थे नौरोजी फुरदोंजी थे, दो व्यक्ति हो गए। एस बंगाली थे, तो यहाँ पर देखिए एस बंगाली का भी नाम दिया गया है, और आर.के. कामा थे, तो यहाँ पर देखिए आर.के. कामा का भी नाम दिया। तीन नाम यहाँ पर हैं, नौरोजी फुरदोंजी का नाम याद रख लीजिएगा, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव पारित किए गए थे? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, कहाँ पर? बम्बई में, W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और टोटल यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बताइए। तो यहाँ पर 9 प्रस्ताव पारित हुए थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित किया था? तो कहीं कहीं 1889 भी दिया गया है और कहीं कहीं 1890 भी दिया गया है, ठीक है। तो हम 1890 यहाँ पर दे रखा गया है, तो इसी को हम मान करके चलेंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि हाँ ये वाला देखिए, किसने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा था? तो 3 दिनों का तमाशा कहा था किसने, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये कहा था किसने? तो ये अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। होम रूल लीग आंदोलन के प्रथम सचिव कौन थे? होम रूल लीग आंदोलन के प्रथम सचिव कौन थे? तो देखिए इसके प्रथम सचिव जो थे ना ये कौन थे? तो NC केलकर थे, और इसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। पहले अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे और सचिव जो थे ये NC केलकर थे। मॉन्टेग्यू घोषणा कब प्रकाशित हुआ? मॉन्टेग्यू घोषणा जो है ये कब प्रकाशित हुआ? चलिए बताइएगा, ये कब प्रकाशित हुआ मॉन्टेग्यू घोषणा, सब लोग बताइएगा। तो देखिएगा भारत के गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, उसी के साथ मिलकर के मॉन्टेग्यू ने 8 जुलाई 1918 को भारत में संवैधानिक सुधार शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए जुलाई 1918। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो गांधी जी पहली बार जेल दक्षिण अफ्रीका में गए थे 10 जनवरी 1908 को। तो यहाँ पर देखिए 1908 यहाँ पर दिया गया है। गांधी जी ने फिरोज शाह मेहता की तुलना किससे की है? गांधी जी ने फिरोज शाह मेहता की तुलना हिमालय से किया है, ठीक है ना। हिमालय जैसा महान और प्रभावशाली व्यक्ति लगते थे ये गांधी जी को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए किसने कहा था कि भारतीय संस्कृति न तो पूरी तरह से हिंदू है और न ही इस्लामी और न ही कोई और संस्कृति, यह एक समन्वय है। यह किसका समन्वय है, किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। उसके बाद देखिए हंटर आयोग में निम्न में से कौन सी भारतीय सदस्य सम्मिलित थे? अभी जो हंटर आयोग है ना ये शिक्षा वाला नहीं है, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए गठन किया। तो ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर समिति था उसमें 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। ये सदस्य थे सर चिमन लाल
हरिलाल सीतलवाड़, ठीक है ना। तो आप सिर्फ जो है CH सीतलवाड़ याद रखिएगा। पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, जगत नारायण और चिमनलाल सीतलवाड़ उपयुक्त सभी। चलिए देखिएगा कि सरदार उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल ओडायर, ठीक है ना, जनरल ओडायर को गोली मार करके हत्या कब किया था, जनरल ओडायर को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इन्होंने मारा था कब गोली जनरल ओडायर को, तो याद रखिएगा 13 मार्च 1940 को, 13 मार्च 1940 को, ठीक है ना, उधम सिंह ने मारा था जनरल डायर को गोली। चलिए, निम्न में से कौन कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाला असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, कौन सहमत नहीं थे बताइएगा। तो फ्रेंड्स, जिन्ना भी नहीं थे, एनी बेसेंट भी नहीं थी, बिपिन चंद्रपाल भी नहीं थे। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए किसने जमीन दान दिया था? अच्छा, सदाकत आश्रम की स्थापना किया था मौलाना मजहरुल हक ने, ठीक है ना। बिहार में है सदाकत आश्रम, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है ज़मीन दिया था किसने? तो मजहरुल हक के मित्र थे खैरुल मियाँ, इन्होंने ही ज़मीन दान दिया था, खैरुल मियाँ ने दिया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व गुजरात में किसने किया था? तो गुजरात में अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। कारो बापू के नाम से किससे जाना जाता है? तो ये गिरिपद चौधरी को जाना जाता है। 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तो ये पीला बक्सा था। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, सुमेलित नहीं है। अगस्त प्रस्ताव सुमेलित है, मॉन्टेग्यू 17-18-1900। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंडथगो 1940। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी 1940 नहीं 1933 याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे मिलेगा, देखिए यही वाला संबंधित प्रश्न है उससे कि महात्मा गांधी के द्वारा मंदिर प्रवेश जो है दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये 8 जनवरी 1933 को मनाया गया था, ठीक है ना, 8 जनवरी 1933 को बनाया गया था। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया था। इन 100 प्रश्नों में पूरा आप अपना स्कोर बताइए। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।